मोदी मोदी और वो लोग, मोदी मोदी और वो लोग थी, हिम्मत थी, हौसला था, तो आज 130 करोड़ आवाम पे उसने साबित किया कि उमरान मलिक से बेहतर बॉलर देश में कोई नहीं है। आज़ाद साहब का एक वक्त था, ख़त्म हो गया। अब जो वो कर रहे हैं वो कुछ लोगों की चापलूसी करने के लिए या उनका जो है कैरियर बचाने के लिए ये चीज़ें कर रही है। आज़ाद साहब को मैं पहले भी कह रहा हूँ, उनका एक बड़ा कैरियर रहा है, या तो उनको इस्तीफ़ा देकर घर बैठ जाना चाहिए था, या तो उनको या सीधा डायरेक्ट बीजेपी के साथ एफिलेटेड हो जाना चाहिए था। देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो चलिए आज फिर मेरे साथ महराज मलिक है। महराज जी, परसों कहारा के कुछ लोग आए थे, 3 घंटे वेट करने के बाद एम्बुलेंस मिलती है और वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस चाहिए थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं उनको नेगलेक्ट किया गया और 3 घंटे, और वही गोल्डन पीरियड होता है इंसान को बचाने का भी। देखिए, ये तो बहुत ही दुखद बात है। ये आज से नहीं, या एक आदमी के साथ ऐसा सलूक नहीं हो रहा है। चाहे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स की बात करो या स्टेट लेवल के जितने भी हॉस्पिटल हैं, वहाँ एक आम आदमी मजबूर है। चाहे वो मोदी कार्ड को लेकर हो, चाहे वो एम्बुलेंस को लेकर हो, चाहे वो इलाज को लेकर हो। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर बात करें, बहुत हॉस्पिटल भी हैं और बहुत बड़े बड़े नाम भी लेते हैं कि हमने अपने दौर के अंदर इतने हॉस्पिटल दिए, इतने स्कूल दिए, इतने बड़े बड़े काम किए। लेकिन वही उनका आईना उनको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, चाहे डोडा का हॉस्पिटल हो या गुंदो का हॉस्पिटल हो या बाकी इलाकों के हॉस्पिटल हों, जहाँ डॉक्टर्स की कमी रहती है और लोगों का इलाज नहीं होता है और मोदी कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यही चीज़ें, इन्हीं पे सियासत अगर की जाए तो बेहतर है। वरना आज की डेट में कुछ नेता जिनको वोट देकर कामयाब नहीं बनाया है, वो लोग इस वक्त लोगों के पास जाकर वोट की उम्मीद कर रहे हैं, और जिन लोगों को पिछली बार इक़्तिदार मिला है वो लोग ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। मैं भाजपा के नेताओं की बात कर रहा हूँ। पिछले 4 साल से आवाम का मुद्दा नहीं उठाया, कभी उन्होंने जेएमसी डोडा की बात नहीं की, कभी उन्होंने हॉस्पिटल्स की बात नहीं की। तो गरीब का इलाज कहाँ से होना है? हद तो तब ख़त्म होती है जब SC, एक्सएन और उनके साथ जो मुलाजमीन हैं वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो एयरलिफ्ट अगर इतने बड़े ऑफिसरों को नहीं किया जाता है, तो आप एक गरीब को एम्बुलेंस में देखना कब चाहोगे या कब उम्मीद कर सकते हो? क्या लगता है, मतलब कि 4 अफसरों को खो जाना, मतलब उसके बाद चले 3 की तो जान चला गई थी, लेकिन जो रमेश जी थे वो जख्मी थे, और 5 घंटे एम्बुलेंस को जम्मू तक लगते हैं। तो क्या लगता है कि 5 घंटे अगर उसका हल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से करना चाहती है कि गाड़ियों को रोककर उसकी चेकिंग की जाती है कि उस गाड़ी के अंदर कितने लोग हैं। हालांकि अगर उन लोगों को देखेंगे उस गाड़ी में बैठे कितने लोग थे, 4 या 5 लोग थे। उनका एक्सीडेंट हुआ था, हालांकि पास भी उसमें साथी थी, लेकिन उससे जो है एक्सीडेंट और हादसात नहीं ख़त्म हो सकते हैं। उनको रोकने के लिए आपको नए से कोई बेहतर अल्टरनेट निकालना चाहिए। वो सरकार ये ना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है और ना ही सरकारी लोगों ने आज तक किया। हाँ, अगर हादसात को बचाना है, कम से कम जो लोग जो हादसे का शिकार हो रहे हैं, कम से कम उनके लिए फर्स्ट एड भी होना चाहिए। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि हादसात के अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम इंसान हर घर के अंदर बीमार होना तय है, लेकिन उन बीमारों के साथ इलाज कैसा होता है, सलूक कैसा होता है, उनके साथ बिहेव कैसे किया जाता है। डॉक्टर्स की आप हालत देख लीजिए, हमेशा हम सवाल यही करते हैं। वहाँ गंदगी का माहौल देखिए, वहाँ का जो हालात हैं, अभी आप देख रहे हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम बैठे हुए हैं, या अड्डे का माहौल देखेंगे, यहाँ पे भी गंदगी पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं नाकामियाँ हैं। लोगों को हम बेहतर ज़िंदगी देने की उम्मीद नहीं दिखा सकते हैं। मेरा ये मानना है, अभी आप देखेंगे बिजली का बहरान है, कुछ पार्टियां अपना अपना एजेंडा दिखा रही, अब करेंगे। इस वक्त लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं होंगे? बिजली पे तो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, आज का हमारा मकसद भी यही था। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी बात आवाम तक पहुँचाने का काम करूँ। दिल्ली जैसी स्टेट हो, पंजाब जैसी स्टेट हो, वहाँ 200 यूनिट या 300 यूनिट लोगों को मुफ्त दी जा रही है और 24 घंटे बिजली आने का काम करती है। यहाँ पर मीटर्स भी लगाए गए, लेकिन रीडिंग नहीं होती है। मैं आवाम को एक जाहिलियत अंदाज में बता दूं या पागलपन अंदाज में बता दूं, पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, बिजली का निज़ाम ठप पड़ा हुआ है। जहां बिजली नहीं आ रही है आज के दौर में, लेकिन किराया बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है। जहां 350 था, वहाँ आज इन्होंने 700 कर दिया। आप पूरे जम्मू कश्मीर में देखेंगे बिजली का बहरान हर जगह है, लेकिन रेट में कमी आपको नहीं दिखाई दे रही है। मेरा ये मानना है कि अगर आपके नेता आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक आम आदमी होने के नाते, अगर हमें ये लोग बिल देते हैं, सरकार को एक ही तरीका है कि हम नकदी जो टैक्स देते हैं वो पानी के एतबार से हम देते हैं या बिजली के एतबार से, बाकी जितना भी पहनते हैं वो तो हमारे। 1 मिनट में मैं पूरी बात ख़त्म करूँ। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम किराया देना बंद करे, वरना
सड़कों पे आना पड़ेगा। अगर मेरी आवाम से मेरी बात से आवाम मुतफिक है, क्योंकि जब तक ना हम इनका रेवेन्यू जो है रोक के रखेंगे तब तक ये हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे। आप देखिए हर जगह जो है टैक्स लगाने का काम कर रहा है, सरकारी खजानों को भरने की कोशिश की जा रही है। मैं किसी एक आदमी से बात कर रहा था, एम्प्लॉय से, तो उन्होंने कहा कि हमें चालान काटना बड़ा ज़रूरी है, हमने गवर्नमेंट खजाने को दिखाना है कि हमने कितना जमा किया। क्या गरीबों को लूटने का काम, हर जगह टैक्स लगाने का काम और सरकारों को भरने का काम करेंगे और आम आदमी परेशान होगा? उसकी परेशानी का अजाला कोई नहीं करेगा। अगर बिलों में कमी चाहते हो और बिजली का निज़ाम बेहतर चाहते हो, मैं तो चाहता था कि जम्मू कश्मीर में बिजली मुफ्त होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं वो कभी भी इन चीज़ों की बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर किराए में कमी लानी है कम से कम, तो आप लोगों को बिलों को रोकना होगा। 1 साल तक, 2 साल तक हम किराया देना बंद कर देंगे, बिजली को जलाने का काम करेंगे। सरकारी दफ्तरों में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है बहुत सारी लगी हो, चाहे वो हीटर हो या तमाम चीज़ें, मतलब दो डबल शिफ्ट में। और जब उन लोगों से बात होती है तो मतलब वो कहते हैं कि ये तो बड़े बड़े अफसर यूज़ करते हैं। क्या लगता है आप जब तक? मुझे अफसोस इस बात का है कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी, खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा में बहुत सारी चीज़ें आपको नए से देखने को मिलती हैं। मैंने देखा कि कहीं दुकान से हीटर उठाकर लाने और तोड़ने का काम किया और डिपार्टमेंट के लोग कर रहे थे। मैं उन लोगों को पूछना चाहूँगा, क्या आपके घरों में वो हीटर नहीं लगे होते हैं? माना कि वो अलग किस्म के हीटर होंगे, वो 100 रुपये वाला या 150 वाला नहीं होगा, उनके पास डिजिटल हीटर होंगे जहाँ उनके बच्चे को भी खतरा नहीं है, लेकिन वो लोग खरीद नहीं सकते हैं। वो 2000 का भी हो सकता है। और रही बात दूसरी कि जो बॉयलर का इस्तेमाल लोगों को बताया जा रहा है कि लोग जो है गर्म करते हैं पानी, मुझे एक ऑफिसर, एक मुलाजिम दिखा दो जो सुबह घर से निकलता है और ठंडे पानी से नहाने का काम करता है, या उसके बच्चे ठंडे पानी से मुंह धोते हैं और गरीब के घर जाकर उसका हीटर चेक करेंगे, उसका बॉयलर चेक करेंगे और बताएंगे वरना किराया बढ़ाएंगे। ये लोग क्या ठंडे पानी से मुंह धोने का काम करें? अरे सर्दियों का मौसम है, हमारा हक है, जंगलात बंद हैं, जंगल से लकड़ी लेना ख़त्म हो गया, एक रोक तो लगा ली थी, लेकिन बिजली से अगर इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं तो फिर ये बिजली किस काम के लिए? खाली हमें खाना खाने के लिए, और वो भी 1 घंटे या आधे घंटे के लिए। मैं एक चीज़ साफ बताना चाहूँगा डिपार्टमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को, मैं एक नुमाइंदा होने की हैसियत से नहीं, एक आम आदमी होने की हैसियत से, हमारा हक है, हमें बिजली का इस्तेमाल पूरे से करना है। अभी तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। खाना खाने के लिए हम 700 रुपये भर रहे हैं। आप बाहर जाइए, देखिए बिजली से लोग कितना पैसा कमाते हैं। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, हाल ही में लगातार गुलाम नबी आज़ाद जो है दौरे जो है डायरेक्ट दिल्ली से डोडा आ रहे हैं, क्या लगता है मतलब वापस क्यों आ? पहले चिल्ली से दिल्ली गए थे, अब दिल्ली से चिल्ली घर वापसी हो रही है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आज़ाद साहब एक अलग चीज़ है। वो अपने ज़माने के एक बहुत बड़े कद्दावर लीडर थे। मैं बार बार ये बात कह गया हूं। अगर आप देखेंगे 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाला देश है। बचपन से क्रिकेट को सुनता आया हूँ, खेलता आया हूँ और देख भी रहा हूँ, और बहुत पहले से क्रिकेट जो है खेल खेला जाता था। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख में 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 150 की स्पीड से गेंद फेंकने वाला 130 करोड़ में कभी नहीं जाना। वो अगर आज की डेट में आप देखेंगे, वो गुजर नगर के एक छोटे से गली में एक आदमी जो रेड़ी लगाकर फल फ्रूट बेचता है, उसका लड़का आज 130 करोड़ की उम्मीदों पे खड़ा उतर गया, जिसका नाम उमरान मलिक है। तो अगर उसके वालिद मोहतरम ने ये सोचा होता कि मेरा लड़का या ऐसा करेगा, तो सोचिए वो रेडी नहीं होती, वो उस बच्चे का मुकद्दर वैसा नहीं होता। लेकिन करने की चाह थी, हिम्मत थी, हौसला था, तो आज 130 करोड़ आवाम पे उसने साबित किया कि उमरान मलिक से बेहतर बॉलर देश में कोई नहीं है। आज़ाद साहब का एक वक्त था, ख़त्म हो गया। अब जो वो कर रहे हैं, वो कुछ लोगों की चापलूसी करने के लिए या उनका जो है कैरियर बचाने के लिए ये चीज़ें कर रही है। आज़ाद साहब को मैं पहले भी कह रहा हूँ, उनका एक बड़ा कैरियर रहा है। या तो उनको इस्तीफ़ा देकर घर बैठ जाना चाहिए था, या तो उनको या सीधा डायरेक्ट बीजेपी के साथ एफिलेटेड हो जाना चाहिए था। अब ये राजनीति देश हिंदुस्तान लेवल की नहीं, ये समझने वाली बात। देखिए, क्यों कह रहे हैं आप? मैं पॉलिसी, मैं ये कोई किसी को हराने या समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो आदमी मुझे सुन रहा है, वो इतना समझ ले, जो हिंदुस्तान में राजनीति करता था, जिसकी उम्मीदें 28 स्टेटों को थी, वो आदमी आज खिताई चनाब में दिल्ली से फ्लाइट होती है तो सीधा भंजवा में रुकती है, सीधा चिल्ली में आके रुकती है। ये कौन सी सियासत कर रहे हैं? कौन सी सियासत कर रहे हैं? मुझे बताइए ना। कश्मीर का दौरा करने में क्या तकलीफ है? बिहार का कर लीजिए, राजस्थान का कर लीजिए, यूपी का कर लीजिए। इस वक्त गुजरात में चुनाव है, अपने अखाड़े का इस्तेमाल कीजिए। जो आपका 52 साल का कैरियर है, देश के लोग इतना ही जानते हैं आपको।
और दिल्ली से चिल्ली पहुंचेंगे। अभी मैंने सुना रात को आज़ाद साहब जो है दिल्ली से आए, कहाँ गए जी? काश्तीगढ़ गए। कहाँ गए जी? भले सब में गए। बस इतने पे इन्होंने सिक्का जमाना है और खुद बताएंगे कि हम यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। सीधा गए ना, भाजपा के साथ मिलके बनेंगे। लेकिन इस वक्त हम जो है, हमारे कंधों पे जिम्मेदारियाँ हैं। आवाम को गलत रास्ते पे भटकने के लिए हमारी भी इजाज़त नहीं है और लोगों को भी समझना चाहिए। लोग अपना बेहतर मुस्तकबिल चुनेंगे, वो अपना मुकद्दर खुद बनाएंगे। भाजपा से प्रॉब्लम क्या है किसको? आपको? मुझे नहीं, पूरे देश के लोगों को है। अब देखिए ना, गुजरात के अंदर लोगों को प्रॉब्लम है। मोदी का घर है वहाँ इस वक्त, अगर आम आदमी पार्टी झाड़ू का चुनाव चिन्ह है, अरविंद केजरीवाल 10 साल से सियासत में है, तो आप मुझे बताइए उसका तो वोट शेयर था ही नहीं। आज अगर गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं तो उनके पीछे कौन लोग हैं? उनका तो वोट शेयर ही नहीं था कभी। आज अगर उनको सपोर्ट मिल रही है तो कहीं ना कहीं मोदी की ज़मीन खिसक रही है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। आज यहाँ पे भी हालात देख लीजिए ना, बीजेपी की कौन सा आप एक तरफ से कहते हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं ठेकेदारी कर रहे हैं ना, इसमें क्या बड़ी हुआ? आप मुझे बता दीजिए XMLA कितने हैं? शक्ति परियार है, दिलीप सिंह परियार है, क्या नाम है उसका, सुनील शर्मा है, या कोई भी 25 MLA है ना, उसमें कुछ मंत्रालय में भी रहे। 4 साल हो गए 370 को टूटे हुए या इलेक्शन को भंग हुए। मुझे बताइए वो लोग कब लोगों के साथ खड़े होंगे? अब मोदी आएगा, लोगों को बताएंगे मोदी मोदी, और वो लोग उनके पीछे चलेंगे। अपनी ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, सबलेट पे काम लिए हुए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार बाहर के हैं, और ये ठेकेदारी अपना टिप्पर लगा रहे हैं, अपना जुगाड़ कर रहे हैं, अपने घर के लिए पैसा बना रहे हैं। तो लोगों के क्या मतलब है इन लोगों से? मुझे बताइए ना, एक शक्ति परियार कभी यहाँ पर हॉस्टल में आया, उसने कहा यहाँ पर लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? हाँ, पर्चे लगवाने हैं, किसको अंदर ठुकवाना है, किसको बाहर करवाना है, वो इनको बड़े अच्छे से आता है। लोगों के काम करवाने में ये कभी पहले, आप मुझे कभी भी बता दो 4 साल में ठेकेदारी के अलावा इनके क्रशर हैं, पैसा कमाने में लगा। अगर पैसा ही कमाना था तो लोगों के सेवा करने में क्यों आए हो? लोक सेवा, पॉलिटिक्स और ठेकेदारी का बहुत दूर दूर का फ़र्क है। लेकिन इन्होंने सियासत को अखाड़ा बनाया है, बिजनेस। लेकिन ये बिजनेस नहीं है, हम इसको जो है धंधा नहीं बनाए। गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ से पार्टी खड़ी, अपना नाम घोषण भी दिया, लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि उनका पार्टी का नाम चेंज करना पड़ेगा उनको। और दूसरा, यहाँ पर डोडा में भी उनके 2 गुट बन चुके हैं। मतलब एक तरफ से घट से रियाज बताया जा रहा है और दूसरी तरफ से, देखो, मैं फिलहाल गुलाम नबी आज़ाद साहब पे ही बात करूँगा। उनसे सीधा सवाल पूछे, इस उम्र में उनको पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? और ठीक है, बना भी लिए, क्या सिर्फ खिताई जनाब में राजनीति चमकाने के लिए? और अगर देश, सुनिए शामिल भी तो वही लोग किए जो कांग्रेस। मैं ये कह रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात। अगर आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई किसके लिए? किसके लिए बनाई? आवाम के लिए कि उन लोगों के लिए जो उसके साथ, गुलाम मोहम्मद सुरूरी उसके साथ खड़ा, मुजीद साहब वानी उनके साथ खड़ा। अब मुझे बताओ, उन लोगों से लोग तंग आए हुए हैं, वही अगर बीच में खड़े हो जाएं। अगर कमाल ये है तो उनको अकेला छोड़ दीजिए ना अखाड़े में। आज़ाद साहब वही हैं, अगर इतने सोच वाले हैं। उन्होंने कहा था 40 साल लगेंगे कांग्रेस को आने में, अपना वो माहौल बनाने में। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने देखी, दूसरे दिन बयान बदल दिया है कांग्रेस के। मतलब जो आदमी 40 साल की बात करता था, भारत जोड़ो की एक रैली, या छोड़ो या जोड़ो, एक रैली देख ली तो कांग्रेस के गुन गाने लग गए। ये चापलूसी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का एजेंट का काम कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर अल्ताफ बुखारी है, जम्मू के अंदर आज़ाद साहब है। ये बात साफ़ है, सियासत में आने के लिए ये कुछ भी करेंगे, और इसको अखाड़ा इसीलिए बनाया गया है क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश। ये थे मेराज मलिक, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल की क्या हालत है, और लगातार लाइट की कटौती की वजह से जो है जनता परेशान है, और लोगों को जो है सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि चनाब वैली ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस करता है, लेकिन वही चनाब वैली जो है अभी लाइट से महरूम है। अब आने वाला समय बताएगा क्या कोई बदलाव देखने को मिलता है, या फिर बस इसी तरह चर्चा चलती रहेगी।